India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में हम तमाम कोर्ट्स की छोटी बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों पर गठित समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। 19 मार्च को सौंपी रिपोर्ट पर किसान संगठनों और विशेषज्ञों से ली गई राय। कौशाम्बी गाजियाबाद रूट पर गंभीर सुप्रीम कोर्ट गठित संवैधानिक समिति ने कहा, कौशाम्बी गाजियाबाद रूट के लिए एक व्यापक यातायात प्रबंध योजना की है जरूरत। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपी बीजेपी नेताओं को राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने संगीत सोम, साध्वी प्राची और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की दी अनुमति। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा, वाईफाई या रेडियो उपकरण भी ईवीएम के साथ नहीं कर सकते छेड़छाड़। सीसीटीवी कवरेज असुरक्षित मतदान केंद्रों का होगा। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। दावा किया गया कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकार से बात कर अपनी रिपोर्ट बनाई है। बताया भी जा रहा है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई। किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे का दावा है कि कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में से कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से प्रावधान से किसानों को दिक्कत हो सकती है। इस रिपोर्ट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकार से बात करके ही अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नवंबर 2020 से गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था। ये तय किया गया था कि समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर 2 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन इसलिए किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके।
कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में से कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से नहीं। इसके बाद इस समिति ने अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर संबंधित लोगों की राय, टिप्पणी और सुझाव भी मांगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे, अब जब रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि इस मामले में, क्योंकि लगातार जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख सिर्फ इतना था कि जो किसान हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन बन रही थी और सरकार को इस मामले में किसानों को समझाना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित था कि आखिर इसका हल क्या निकले, क्योंकि जब भी सुनवाई होती थी सुप्रीम कोर्ट इस बात को साफ साफ कहता था कि इस मामले का हल निकलना चाहिए और बातचीत होनी जरूरी है। किसान संगठन इसके लिए तैयार नहीं थे और केंद्र की तरफ से जो पहल किए जा रहे थे उससे किसान संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका सीधा सा कहना था कि ये बिल ही वापस होने चाहिए। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से भी कहा, केंद्र सरकार से भी कहा कि पहले आप अपनी बात रखिए। अगर वो तैयार नहीं हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, तब तक के लिए किसान बिल पर रोक लगाएंगे और ये जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। इतने डिसाइड वो ये लोगों से बात करेगी, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे किसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो, चाहे सरकार हो, उनसे बात करके बीच में कोई एक रेजोल्यूशन का एक तरीका निकालेगी कि आखिर किस तरीके से इस मामले का हल निकाला जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी उसने भी किया था। और जो शेतकर समिति कमेटी थी, शेतकर कमेटी के जो सदस्य थे अनिल धनवत, वो भी इसमें है। इसी वजह से किसानों का भी ये कहना था कि जो इस मामले में सरकार जो समिति के लोग चयन किए गए हैं वो भी समिति के लोग सरकार के ही हैं, इस वजह से हमें इसमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से भूपेंद्र मान ने भी अपने नाम को वापस ले लिया था। इसके बाद जो समिति है, जब उनका नाम वापस हो गया तो समिति ने एक बैठक की जिसमें ये चर्चा की गई कि आखिर किस तरीके से लोगों से बातचीत की जाए और क्या क्या तरीके निकाले जाए जिससे इस मामले को रिजॉल्व किया जा सके। शायद यही वजह थी कि जो समिति ने उसने ये कहा था कि हम विज्ञापन की बात करेंगे, हम ऑनलाइन लोगों से सुझाव मांगेंगे, किसान संगठनों से बात करेंगे, लोगों से, यहाँ तक कि समिति ने ये भी कहा था कि हम ओपन फोरम रख रहे हैं कि कोई भी इस मामले में अपना सुझाव देना चाहे तो वो दे सकता है। तो जो समिति थी उसने अपनी तरीके से पूरा काम किया है। अब ये देखना होगा कि समिति ने जो बिल्कुल समिति ने अपने तरीके से पूरा काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब वाकई देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस रिपोर्ट के जरिए ही क्या समस्या का समाधान हो पाता है या फिर नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का हम रुख करते हैं। कौशाम्बी गाजियाबाद रूट में यातायात एक समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक संवैधानिक समिति का गठन किया है। ये पहल अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर कार्रवाई के तहत की गई है। कोर्ट ने कहा है कि रूट में एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जिससे कि लोगों को हो रही परेशानी का अंत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कौशाम्बी गाजियाबाद रूट के लिए एक व्यापक यातायात प्रबंध योजना विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कौशाम्बी अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में इस संबंध में एक निर्देश पारित किया। इस निर्देश में कौशाम्बी गाजियाबाद में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली समस्याओं की भयावहता पर प्रकाश डाला गया। याचिका में ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर पर्यावरण प्रदूषण और नगरपालिका के ठोस कचरे के अप्रतिबंधित डंपिंग जैसे कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। याचिका में प्रस्तुत किया गया है कि क्षेत्र के निवासी गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। दूषित भूजल पर एक अतिरिक्त चिंता का विषय है। पीठ ने पहली बार में यातायात प्रबंधन की समस्या को उठाने का फैसला किया। ये देखा गया कि इसे केवल कानून प्रवर्तन समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है और एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जिन समस्याओं से कौशाम्बी और गाजियाबाद के निवासियों का सामना हो रहा है उन्हें सामान्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के व्यापक संदर्भ से अलग तरीके से नहीं माना जा सकता है। ये केवल एक मामला नहीं है जो कि संबंधित है। इस मामले के लिए अकेले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अन्य प्राधिकरण, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ साथ वैधानिक प्राधिकरणों के, दिल्ली सरकार के, एनसीटी के भीतर अधिकारियों की ओर से समन्वित प्रयास होना चाहिए।
इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने कहा कि जब तक सभी अधिकारी एक साथ मिलकर और संयुक्त रूप से यातायात समस्याओं के प्रबंधन के लिए ठोस प्रयास पर सहमत नहीं होंगे, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। यूपीएसआरटीसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गृहिमा प्रसाद ने कहा कि यूपीएसआरटीसी ने बस स्टेशन की स्थापना के लिए लगभग 9 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि मॉल के विकास के लिए हाल ही में भूमि के सामने का हिस्सा आवंटित किया गया है। काउंटर हलफनामे में ये कहा गया है कि बसों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है और 9 एकड़ के क्षेत्र में मौजूदा उपलब्ध स्थान का उपयोग पार्किंग के उद्देश्य से किया जाता है और रखरखाव के उद्देश्य के लिए एक कार्यशाला भी स्थापित की गई है। एफिडेविट में आगे कहा गया है कि सबमिशन में भी दोहराया गया है कि यूपीएसआरटीसी के पास 134 सीएनजी बसें हैं जो दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद क्षेत्र में चलती हैं और नीति के तहत सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने टीन एज रिलेशनशिप के पॉक्सो मामलों में अपराध के कंपाउंडिंग की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों के बीच सहमति से यौन संबंध मामलों में किशोर को सजा देना अधिनियम के उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि किसी किशोर लड़के के 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने पर पॉक्सो अधिनियम या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत यौन उत्पीड़न का मामला बनता है या नहीं। इस याचिका को मारुथुपुंडी बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि नाबालिग लड़की को प्यार हो जाता है और वो अपने साथी के साथ सहमति से संबंध बनाती है तो लड़के के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। दायर याचिका में कहा गया है एक ऐसे किशोर को सजा देना जिनके बीच आपसी सहमति से अफेयर था जो बाद में किसी कारण से खराब हो गया अधिनियम के उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और ये केवल अधिनियम के उद्देश्य को पराजित करेगा। बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कानून के आवेदन को ऐसे संबंध बनाने वाले व्यक्तियों पर लगाने और उनको दंडित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरह की सहमति की घटनाओं को पॉक्सो एक्ट के ऐसे कड़े प्रावधानों की प्रकृति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। मारुथुपुंडी बनाम राज्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के खिलाफ विशेष रूप से ये याचिका दायर की गई है। इस फैसले के तहत माना गया है कि भले ही नाबालिग लड़की को प्यार हो जाता है और अपने साथी के साथ एक सहमति के संबंध विकसित करती है तो भी उसके साथी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। उस मामले में न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाने वाले एक किशोर लड़के को एक अपराधी के रूप में दंडित करना कभी भी पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने एसकासी बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें माना गया है कि एक समन्वय पीठ को किसी अन्य समन्वय पीठ के निर्णय का पालन करना चाहिए और अस्पष्टता के मामले में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा था एक समन्वित खंडपीठ इसके विपरीत विचार नहीं दे सकती है और अगर उन्हें कोई संदेह है एक समन्वय पीठ केवल एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के लिए मामले को संदर्भित कर सकती है। न्यायिक अनुशासन ऐसा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक जनहित याचिका केवल इसलिए नहीं रद्द की जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल से संबंधित है। न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक संबंधता वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही जनहित याचिका दायर करने के हकदार है। न्यायालय ने अपने आदेश में नंदीग्राम हिंसा मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुपियान के खिलाफ एफआईआर को पुनर्जीवित करने के मामले में अंतरिम राहत देने के आदेश दिए हैं। ये देखते हुए कि न्यायालय को ये जांचने की आवश्यकता है कि क्या मुकदमेबाजी वास्तव में जनहित में है या सार्वजनिक हित की आड़ में ही कुछ अन्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए है। ये कहा गया कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उल्लेख किया कि ये सही है कि न्यायालय को जांचने की आवश्यकता है क्या मुकदमेबाजी वास्तव में सार्वजनिक हित में है या सार्वजनिक हित की आड़ में कुछ अन्य हित को आगे बढ़ाने के लिए है। हालांकि ये सवाल कि मुकदमेबाजी सद्भावना का मामला है या नहीं,
यह एक अलग मुद्दा है जिसकी शिकायत की प्रकृति के आधार पर न्यायालय को केस के बारे में जांच करनी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह और पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी की प्रस्तुतियों के जवाब में ये टिप्पणी आई थी, जिसमें कहा गया था कि जनहित याचिका किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई है और इसीलिए इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। लोक अभियोजन या सहायक लोक अभियोजन के संबंध में याचिकाकर्ता की दलीलों के संबंध में जब किसी व्यक्ति पर अदालत की सहमति से अभियोजन पक्ष के मुकदमा वापस लिया जाता है तो न्यायालय ने कहा कि उसे इस स्तर पर उस प्रश्न पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट एसके सुपियान को अंतरिम राहत दी है, जबकि जनहित याचिका के जवाब में 5 मार्च 2021 के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्य पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि केवल तथ्यात्मक विवरणों के विरोधाभास ही गवाहों के साक्ष्यों पर अविश्वास का आधार हो सकते हैं, न कि मामूली विरोधाभास। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हत्या के अभियुक्त की अपील खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। ट्रायल कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त को बरी कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने पलट दिया। आपको बता दें कि बेंच ने रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि यदि रिकॉर्ड में लाए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और मेडिकल साक्ष्यों के साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान पर विचार किया जाता है तो ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उनके साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वास योग्य और स्वीकार्य है। ट्रायल कोर्ट ने कुछ मामूली विरोधाभास का हवाला देते हुए उनके साक्ष्यों पर भरोसा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गवाह देहाती व्यक्ति है और ये घटना उस वक्त घटी थी जब वे मजदूरी करके अपने घर लौट रहे थे। बेंच ने कहा कि इस कोर्ट ने नारायण चेतन राम चौधरी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में आपराधिक ट्रायल में साक्ष्य की सराहना करते हुए गवाह के बयान में मामूली विरोधाभास पर विचार किया है। उस मामले के फैसले में यह व्यवस्था दी गई है कि केवल तथ्यात्मक विवरणों के विरोधाभास गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास का आधार हो सकता है, न कि मामूली विरोधाभास। कोर्ट ने अपीलकर्ता की अपील पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से संभावित दृष्टिकोण नहीं था और उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्यों की विरोधाभासी भी है। आरोपी को दोषी ठहराकर ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने का हाईकोर्ट का फैसला उचित है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक एमपी एमएलए अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में हिंसा भड़काने के मामले को वापस लेने की अनुमति दी है। इन मामलों में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगे मामले में जिन बीजेपी नेताओं को आरोपी बनाया गया था उनमें उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा विधायक संगीत सोम, भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह और वीएचपी विधायक साध्वी प्राची शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद राणा, देव और सोम को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया था। हालांकि बाद में अदालत द्वारा जमानत मिलने के बाद एनएसए सलाहकार बोर्ड के उन आरोपों को रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि कथित तौर पर मामला नंगला मंदोड़ महापंचायत से संबंधित है, जिसमें आरोपियों ने भड़काऊ भाषण दिया था। इन भाषणों का अगस्त 2013 में हिंसा भड़काने की प्रमुख भूमिका इसके अंदर थी, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। सरकार के वकील द्वारा ये कहते हुए आवेदन किए जाने के महीनों बाद की राज्य सरकार ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला नहीं किया है और अदालत को इस मामले को वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर के सुधीर सिंह गुरुवार को सरकार के वकील को मामला वापस लेने की अनुमति थी और ऐसे में आपको बता दें कि सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 1.5 साल पहले प्रशासन ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि देखते हुए एक मंच प्रदान करने के लिए कहा है, जहां पर वर्चुअल या हाइब्रिड प्रारूप में अदालती कार्रवाई की जा सके। मुख्य न्यायाधीश को
भेजे गए पत्र में कहा गया कि बार के कई सदस्यों ने समिति के सदस्यों से संपर्क किया और अदालत में जारी फिजिकल सुनवाई पर अपनी चिंता व्यक्त की है। पत्र में कहा गया कि बार के सदस्यों ने अनुरोध किया है कि कम से कम एक हाइब्रिड प्रारूप प्रदान किया जाना चाहिए, जहां वकीलों के पास वस्तुतः उपस्थित होने का विकल्प होता है। यह हाइब्रिड प्रारूप कोर्ट रूम के कुछ कमरों में बेहद सुचारू रूप से काम कर रहा है, जहां न्यायाधीश ने ये सुविधा उपलब्ध कराई। और गौरतलब है कि एक प्रशासनिक समिति ने 19 मार्च 2021 को बार के सदस्यों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें कोविड-19 मामलों के बढ़ने के बाद से ही वर्चुअल और फिजिकल अदालत के हाइब्रिड की व्यवहार्यता पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि समिति ने 2 सप्ताह तक स्थिति की निगरानी करने और स्थिति पर फिर से विचार करने का फैसला किया था। इस बीच जब तक कोर्ट में आवश्यकता नहीं होती तब तक क्लाइंट का प्रवेश निषिद्ध किया गया था। हालांकि प्रतिबद्ध ने कोर्ट नोट दिया कि पिछले सप्ताह में महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मुंबई में कोविड-19 की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई और ऐसे में पत्र में कहा गया कि बड़ी संख्या में वकील कोविड-19 के अंदर पॉजिटिव पाए गए। इसमें समझना ये चाहिए कि कई न्यायालय कर्मचारी और हमारे कुछ माननीय न्यायाधीश भी संक्रमित हो गए हैं। पत्र में ये भी कहा गया कि औरंगाबाद और नागपुर में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंचों ने पहले ही वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी है और इसके अलावा अन्य हाईकोर्ट ने फिर से वर्चुअल संकर सुनवाई का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस विभागों को आपराधिक मामलों में समानांतर जांच नहीं करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही 2017 में पंजाब के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों को भी रद्द किया है। न्यायमूर्ति मनोज बजाज की खंडपीठ ने अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत जांच के दौरान या अंतिम रिपोर्ट सबमिट करने के बाद समानांतर जांच पर रोक लगाना दंड प्रक्रिया संहिता के तहत समझ से बाहर है। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं को 2 अलग अलग अपराधों में अभियुक्त बनाया गया है और इसके लिए अलग अलग जमानत याचिका दायर की गई थी। इस तथ्य को देखते हुए उन मामलों में राज्य पुलिस द्वारा अपनाई गई जांच की प्रक्रिया बेहद अजीब थी और इसके साथ ही इस मामले का फैसला एक आम फैसले के माध्यम से ही किया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई बार जांच अधिकारी को उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुरू की गई एक साथ जांच की प्रक्रिया के बारे में भी पता नहीं होता है। इस तरह की जांच से दोषियों का पता लगाना ट्रायल कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि समानांतर जांच पेंडेंसी के दौरान ही एक उपाय है जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विवेक पर निहित होता है। यह आपराधिक कानून के प्रशासन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और यह अपराधियों के लिए सजा से बचने का मार्ग निर्माण करता है। कोर्ट ने निर्देशों को खारिज कर दिया और कहा कि निर्देश कुछ इस तरह से दिए थे। आपको बता दें कि प्रत्येक मामले में जहां संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, जांच अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जांच की जाएगी। दूसरा ये था कि हर मामले में जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो गई, पुलिस की ओर से उसकी निर्दोषता की जांच करने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा और कोई समानांतर जांच शुरू नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यहां तक कि वाईफाई या रेडियो उपकरण भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग द्वारा किए गए सबमिशन का एक हिस्सा था जो डीएमके द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा दायर याचिका पर अदालत के सवालों के जवाब में दायर किया गया था। ईवीएम की सुरक्षा, मतदान केंद्रों की वीडियो निगरानी, वीवीपैट की गिनती और मतदान मशीनों की आयु का उपयोग करने सहित विभिन्न मोर्चों पर चुनाव आयोग के आश्वासन को दर्ज करने के बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने इस मामले का निपटारा किया। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन डीएमके के लिए पेश हुए, एडवोकेट निरंजन राजगोपालन चुनाव आयोग के लिए पेश हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 प्रमुख राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद ही महत्वपूर्ण और कमजोर मतदान केंद्रों की डेटिंग की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसे बूथों की अंतिम सूची को गलती से राजनीतिक दलों द्वारा तिरुपुर और डिंडुगुल में चुनावी अधिकारियों को जारी कर दिया गया था। सीसीटीवी कवरेज और वेबकास्टिंग 100%
महत्वपूर्ण या असुरक्षित मतदान केंद्र के लिए होगा। ये लगभग 44,000 मतदान केंद्रों का हिस्सा होगा, जिसमें ऐसी निगरानी होगी जिसमें तमिलनाडु के सभी मतदान केंद्रों का लगभग 50% हिस्सा बन जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को निर्देश दिए कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन पुलिस अधिकारियों का विवरण प्रकाशित करे जिन्हें भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है। इस निर्देश का अनुपालन 20 मार्च से 30 दिनों के भीतर किया जाना है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस भ्रष्टाचार या मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में दोषी पाए गए या सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारियों के नामों को छुपा नहीं सकती है। न्यायमूर्ति राजा विजय राघवन की एकल न्यायाधीश पीठ ने ये बातें अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो उप अधीक्षक तिरुवनंतपुरम के राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा है। सूचना अधिकारी ने राज्य सूचना आयोग के एक आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में पुलिस को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए गए भ्रष्ट अधिकारियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारियों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त एसआईसी ने सूचना अधिकारियों को पुलिस वेबसाइट पर उन अधिकारियों के नाम को अपलोड करने का भी निर्देश दिया था जिन अधिकारियों को जांच के बाद भ्रष्टाचार या मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद ही एसआईसी के फैसले को बरकरार रखा और एसआईसी ने फैसला सुनाया था कि भ्रष्टाचार या मानवाधिकार के उल्लंघन जैसे अवैध कारावास, यौन शोषण, बलात्कार और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के मामले में दोषी पाए गए जांच के बाद सेवाओं से बर्खास्त किए गए दोषी अधिकारियों के नामों को आवश्यक रूप से वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.